चलिए विल स्टार्ट फ्रॉम हियर. I1 is given to you as 0 से 1 2 की पावर x स्क्वायर, I2 is 2 की पावर x क्यूब. सेम 1 से 2 में 2 की पावर x स्क्वायर और 1 से 2 में 2 की पावर x क्यूब. तो आपको बताना है क्या होगा रिलेशन. तो अगर हम ऑब्जर्व करें यहाँ पे एक बार देख लो आप लोग. नाउ जब 0 से 1 की हम बात करते हैं तो हम क्या बोलते हैं, एक्स स्क्वायर एक बड़ा फंक्शन है एक्स क्यूब के कंपैरिजन में व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट 0 to 1. तो 2 की पावर x स्क्वायर जो है वो एक बड़ा फंक्शन होगा 2 की पावर एक्स क्यूब, क्योंकि एक इंक्रीजिंग फंक्शन है. जैसे वैल्यू बढ़ेगी 2 की पावर में भी वैल्यू बढ़ेगी. तो अगर फंक्शन बड़ा है तो एरिया बड़ा सबटेंड करेगा. सिमिलरली एक्स स्क्वायर जो है एक्स क्यूब से छोटा होता है 1 से 2 के बीच में, तो 2 की पावर एक्स स्क्वायर जो है वो 2 की पावर एक्स क्यूब से छोटा होता है. I4 बड़ा होता है, तो डेफिनेटली मैं बोल सकता हूँ I4 इज ग्रेटर देन I3 एंड I1 इज ग्रेटर देन I2. तो ए और डी आपका आंसर हो जाएगा. ओके, लेट्स गो विद द नेक्स्ट. 0 से पाई बाई 2 कॉस ऑफ साइन एक्स, साइन ऑफ कॉस एक्स और कॉस एक्स डी एक्स. इनमें आपको बताना है कि कौन सा फंक्शन, कौन सा एरिया ज़्यादा होगा. गिव अ ट्राई. चलिए लेट्स सी कैसे करेंगे इसको. तो मेरे पास कौन से फंक्शन अवेलेबल है. मेरे पास फंक्शन अवेलेबल है 0 से पाई बाई 2 कॉस ऑफ साइन एक्स, 0 से पाई बाई 2 साइन ऑफ कॉस एक्स और कॉस एक्स. ठीक है, तो कॉस ऑफ साइन एक्स ये फंक्शन है. दूसरा साइन ऑफ कॉस एक्स, तीसरा कॉस एक्स. सो नाउ लेट्स ट्राई टू मेक द ग्राफ ऑफ दिस, है ना. अगर आप इन तीनों का ग्राफ बना सकते हैं, इफ़ यू आर इन अ पोजीशन टू मेक ग्राफ ऑफ ऑल थ्री ऑफ देम, तो आप डेफिनेटली कंक्लूड कर पाएंगे. जिसका ग्राफ ऊपर होगा वो एरिया ज़्यादा सबटेंड करेगा, जिसका ग्राफ नीचे होगा वो कम एरिया सबटेंड करेगा. सो लेट्स सी कैसे ग्राफ बनाएंगे. लेट्स ट्राई टू मेक द ग्राफ ऑफ देम. कॉस ऑफ साइन एक्स का ग्राफ कैसे बनाएंगे हम लोग. देखो बेटा, तो जब कॉस ऑफ साइन एक्स की हम बात करते हैं 0 से पाई बाई 2 में, तो अगर आप देखो तो साइन एक क्या फंक्शन है, इंक्रीजिंग फंक्शन है. ठीक है, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट कॉस ऑफ साइन एक्स, ठीक है, इसका हम ग्राफ स्केच करते हैं. आई एम ट्राइंग टू मेक द ग्राफ ऑफ कॉस ऑफ साइन एक्स. ठीक है, तो कॉस ऑफ साइन एक्स 0 है यहाँ पे और ये पाई बाई 2 है यहाँ पे. ठीक है, तो कॉस ऑफ साइन एक्स जब मैं एक्स की वैल्यू 0 डालूंगा, ठीक है. अच्छा मुझे एक चीज़ बताओ, अगर मैं एक्स की वैल्यू 0 डालूंगा, ठीक है, कॉस ऑफ साइन एक्स जो एरिया सबटेंड करेगा, कैन आई से दैट 0 से पाई बाई 2 में कॉस ऑफ साइन एक्स जो एरिया सबटेंड करेगा, क्या वही एरिया 0 से पाई बाई 2 में साइन ऑफ साइन एक्स सबटेंड करेगा, सॉरी कॉस ऑफ साइन एक्स सबटेंड करेगा. कॉस ऑफ, देखो हमने क्या किया, किंग रूल लगा दिया. यहाँ पे मैंने किंग रूल लगाया. तो किंग रूल लगाने से क्या हो गया, कॉस ऑफ साइन ऑफ पाई बाई 2 माइनस एक्स, फिर कॉस ऑफ कॉस एक्स हो गया. अब अगर मैंने कॉस ऑफ कॉस एक्स बना लिया है, सो इफ़ यू सी कॉस ऑफ कॉस एक्स, तो अगर कॉस एक्स एक डिक्रीजिंग फंक्शन है तो कॉस ऑफ कॉस एक्स क्या हो जाएगा, डिक्रीजिंग ऑफ डिक्रीजिंग विच इज़ एन इंक्रीजिंग फंक्शन. ठीक है, तो कॉस ऑफ कॉस एक्स एक इंक्रीजिंग फंक्शन होगा. आई एम टॉकिंग अबाउट दिस बेटा, मैं इसकी बात कर रहा हूँ. ये एक इंक्रीजिंग फंक्शन, डिक्रीजिंग ऑफ डिक्रीजिंग इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन इन इटसेल्फ. तो अगर कॉस ऑफ कॉस एक्स का मैं ग्राफ बनाऊँ, ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा. देखो हम कन्वर्ट कर रहे हैं सारों को, एक कॉस है, साइन ऑफ कॉस है, कॉस ऑफ कॉस है. अब अगर साइन ऑफ कॉस की मैं बात करूं तो साइन ऑफ कॉस क्या होगा, ये एक डिक्रीजिंग फंक्शन होगा. क्यों, इंक्रीजिंग ऑफ डिक्रीजिंग वुड बी अ डिक्रीजिंग फंक्शन, है ना.
क्यों? जो डिक्रीजिंग फंक्शन है वो एक नेगेटिव साइन की तरह एक्ट करता है, तो इंक्रीजिंग ऑफ डिक्रीजिंग इज डिक्रीजिंग, डिक्रीजिंग ऑफ डिक्रीजिंग इज स्टिल इंक्रीजिंग, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे अंडरस्टैंड करूँ कॉस ऑफ कॉस एक्स दैट इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन, तो मैं क्या करता हूँ, इंक्रीजिंग फंक्शन है तो जीरो पे चेक करता हूँ, तो जीरो पे वैल्यू क्या आ जाएगी, कॉस ऑफ जीरो इज वन, कॉस ऑफ वन आ जाएगी। नेक्स्ट अगर मैं पाई बाई टू डालता हूँ तो कॉस ऑफ पाई बाई टू इज जीरो, कॉस ऑफ जीरो इज वन। तो ये वाला आपका, तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि एरिया अंडर द कर्व cos of cos x would be same as area under the curve cos of sin x. So this is cos of cos x का ग्राफ और ये इसके नीचे का एरिया होगा, दिस इज वन वैल्यू। नेक्स्ट अब साइन ऑफ cos x की बात करते हैं। अब साइन ऑफ cos x एक डिक्रीजिंग फंक्शन है, सो एरिया बाउंड बाय साइन ऑफ cos x फ्रॉम जीरो टू पाई बाई टू। तो अगर जीरो पुट करते हैं तो cos ऑफ जीरो इज वन और ये वैल्यू हो जाएगी साइन वन के बराबर। अब मुझे एक चीज़ बताओ, कॉस वन और साइन वन में बड़ा कौन होता है, तो डेफिनेटली साइन वन एक बड़ी वैल्यू है, तो ये साइन वन आ जाएगा। नेक्स्ट अब साइन वन अगर एक बड़ी वैल्यू है, ठीक है ना, तो यहाँ से मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि अगर मैं पुट करूँ पाई बाई टू, तो कॉस ऑफ पाई बाई टू कितना आ जाएगा, ज़ीरो, साइन ज़ीरो ज़ीरो, तो ये ग्राफ आ जाएगा ऐसा। तो ग्रीन वाला आपका आ जाएगा साइन ऑफ कॉस एक्स के बराबर। नेक्स्ट जब मैं अगर तीसरे की बात करता हूँ कॉस एक्स की, तो कॉस एक्स एक ऐसा फंक्शन है यहाँ से ऐसे जाएगा, तो ये आपका कॉस एक्स आ जाएगा। अच्छा कुछ बच्चे बोलेंगे सर साइन ऑफ कॉस एक्स आपने बना दिया, कॉस ऑफ साइन एक्स भी बना के बताइए आप। तो कॉस ऑफ साइन एक्स भी अगर आप बनाना चाहते हो तो बना सकते हो, ठीक है ना। कॉस ऑफ साइन एक्स अगर आप चाहो तो डेफिनेटली बना सकते हो। कैसे बनाओगे बताओ, हाउ विल यू मेक द ग्राफ ऑफ कॉस ऑफ साइन एक्स। कॉस ऑफ साइन एक्स का ग्राफ बनाने के लिए आई एम मेकिंग दिस ग्राफ बेटा, ठीक है ना, मैं कॉस ऑफ साइन एक्स का ग्राफ बना रहा हूँ, इसकी बात चल रही है। तो अगर मैं कॉस ऑफ साइन एक्स की बात करूँ जीरो से पाई बाई टू में, आई एम टॉकिंग अबाउट जीरो टू पाई बाई टू, तो साइन एक इंक्रीजिंग, तो स्टिल जीरो से पाई बाई टू में एक डिक्रीजिंग फंक्शन हो जाएगा, दिस वुड बी अ डिक्रीजिंग फंक्शन कॉस ऑफ साइन एक्स, क्योंकि कॉस एक डिक्रीजिंग है, साइन एक इंक्रीजिंग है, ठीक है ना। तो कॉस ऑफ साइन एक्स डिक्रीजिंग होगा जीरो से पाई बाई टू में, मार्क माई वर्ड्स, ओके। नेक्स्ट तो अगर एक डिक्रीजिंग फंक्शन होगा तो जीरो पे वैल्यू क्या जाएगी, कॉस ऑफ जीरो इज क्या जाएगी, कॉस ऑफ साइन ऑफ जीरो, तो साइन ऑफ जीरो इज जीरो, कॉस ऑफ जीरो इज वन। ये ग्राफ इधर से शुरू होगा, अब ये जाएगा कहाँ तक, पाई बाई टू, कॉस ऑफ वन तक जाएगा। तो आई थिंक ये वाला आ जाएगा आपके पास प्रॉब्ली टिल हियर, ठीक है। तो ये बिल्कुल इंटरचेंज है, रेड वाला और ये बिल्कुल इंटरचेंज हो गया, इसीलिए सेम एरिया आ गया, तो कॉस ऑफ साइन एक्स आ गया, ठीक है ना। मैंने सारा ट्रेस कर दिया आपके लिए। अब मुझे एक चीज़ बताओ, जो येलो वाला है, ठीक है ना, येलो वाला, उसको मैं नाम दिया हुआ है आई वन। अब पीछे नाम देखो क्या दिया हुआ है, कॉस ऑफ साइन एक्स को आई वन नाम दिया हुआ है, तो दिस इज नेम आई वन, ठीक है। तो आई वन मैंने इसको बोल दिया, ओके। दूसरा जो इन्होंने दिया हुआ है साइन ऑफ कॉस एक्स, वो है आपका ग्रीन वाला ग्राफ, तो मुझे दिख रहा है ग्रीन वाला तो सबसे छोटा है, ठीक है ना, ग्रीन वाला सबसे छोटा है, उसको नाम दिया हुआ है आई थ्री, पिंक वाले को नाम दिया हुआ है कॉस एक्स को आई टू, अच्छा आई थ्री कॉस एक्स को दिया है, सॉरी, ठीक है ना। तो ये पिंक वाले को नाम दिया हुआ है आई थ्री, ग्रीन वाले को दिया हुआ है आई टू, ओके। और मैंने खुद से स्केच करा जो ग्राफ रेड वाला, उसको मैंने नाम दे दिया आई फोर, ठीक है। तो अब बेटा ये चीज़ आप ध्यान से देखो, मैं लिख रहा हूँ सारा वाइट से, चलो ठीक है ना। आई वन और आई फोर बराबर है, ये डेफिनेटली बड़े हैं, आई वन आई फोर दोनों बराबर हैं, और ये डेफिनेटली बड़े हैं किसके कंपैरिजन में, किसके कंपैरिजन में बड़े, तो डेफिनेटली आई वन और आई फोर बड़े हैं आई थ्री से, और आई थ्री बड़ा है आई टू से, तो दिस विल बी द ऑर्डर आई वन आई थ्री एंड आई टू। इसको नोट कर लेंगे आप लोग, आई वन आई थ्री और आई टू, ठीक है। देन विल फर्दर मूव ऑन, विल टेक नेक्स्ट कॉन्सेप्ट नाउ, ठीक है ना। तो ये कॉन्सेप्ट डिस्कस हो चुका है आपका। नेक्स्ट एक क्वेश्चन ये था कि जीरो से पाई में आपको प्रूव करना है इसके बारे में, इनइक्वालिटी कैसे प्रूव करेंगे देखो एक बार आप। सो इफ यू लुक एट दिस एक्सप्रेशन, ये एक्सप्रेशन के बारे में हम देखें, तो अगर मैं इसको मोनोटोनिक प्रूफ कर दूं, है ना,
तो डेफिनेटली मैं बोल सकता हूँ मोनोटोनिक के लिए मिनिमम इनटू रेक्टेंगल का एरिया, मतलब उसका हाइट, और मैक्सिमम और उसका रेक्टेंगल का एरिया उसके बीच में लाई करेगा। समथिंग लाइक दिस वी आर टॉकिंग अबाउट मिनिमम मैक्सिमम। तो लिखा है था ना एफ मिनिमम इंटू बी माइनस ए, और ये एफ मैक्स इंटू बी माइनस ए। यस, ये लिखवाया था आपको। यस, सो लेट्स फाइंड इट आउट क्या होगा। तो अगर मैं इसको डिफ्रेंशिएट करता हूँ तो 3x² प्लस 10 प्लस 9 cos x आ जाएगा आपके पास। अब ये वाली वैल्यू क्या हो जाएगी, खुद में पॉजिटिव कि cos x -1 से 1, 9 cos x माइनस 9 से 9, तो 9 cos x प्लस 10 हो जाएगा 1 से 19 तक, है ना। -9 से 9 और 10 ऐड कर दिया तो 1 से 19 हो जाएगा। अब ये तो पॉजिटिव क्वांटिटी आ गई, तो दिस इज ग्रेटर देन 0। अगर एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 आ रहा है आपका तो फंक्शन मोनोटोनिक है, तो मिनिमम वैल्यू एफ ऑफ 0 पे आ जाएगी। एफ ऑफ 0 पे वैल्यू क्या आ जाएगी, पता क्या चला, f of 0 is nothing but the maximum value of the function, that's 5, and f of pi is the minimum value of the function, and that is क्या हो जाएगा उसमें, f of pi is the minimum value of the function, और उसमें फंक्शन की वैल्यू क्या हो जाएगी, पाई क्यूब प्लस 10 पाई प्लस 5। अब 1 अगर अपॉन, देखो ये फंक्शन को डिनोमिनेटर में तो 1 अपॉन करना पड़ेगा, तो बोल सकते हैं 1/5 इज द मिनिमम वैल्यू, सॉरी मैक्सिमम वाली मिनिमम हो गई, या डेफिनेटली, है ना। ओके, और यहाँ पे मैं क्या बोल सकता हूँ, ये वाली जो वैल्यू बन जाएगी 1/π³ प्लस 10 पाई प्लस 5, ठीक है ना। यू हैव दिस। ओके, सॉरी यहाँ मैंने उल्टा लिख दिया, देखो यहाँ पे मैंने उल्टा लिखा, छोटे पे मिनिमम आएगी तो दिस इज मिनिमम, उसका जो रेसिप्रोकल होगा वो मैक्सिमम हो जाएगा आपके लिए, ठीक है ना। एक चीज़ का ध्यान रखना, ये वाला मैक्सिमम होगा, पाई है ना ज़्यादा मोनोटोनिकली बढ़ रहा है तो ज़्यादा लिमिट पे ज़्यादा वैल्यू आएगी, तो ये मैक्सिमम होगी। तो जब इसको रेसिप्रोकेट करेंगे तो बेटा ये मिनिमम हो जाएगा आपके लिए। आई थिंक इट इज़ वेरी मच क्लियर, ठीक है ना, मिनिमम हो जाएगा। ओके, अब मिनिमम और मैक्सिमम के बीच में 1 अपॉन की वैल्यू लाई कर रही है, अब इंटीग्रल करूंगा तो b माइनस ए मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, b माइनस ए हो जाएगा पाई, तो पाई बाय 5 इज द ग्रेटेस्ट वैल्यू एंड द मिनिमम वैल्यू इज पाई अपॉन π³ प्लस 10 पाई प्लस 5। आई थिंक दिस मच इज क्लियर, है ना, आसान है। नेक्स्ट आगे चलते हैं। नाउ विल टेक दिस इनइक्वालिटी नोट 5, है ना, 5वीं टाइप की इनइक्वालिटी है। ये क्या बोल रहा है, f² और g² इंटीग्रेबल फंक्शन है ए बी के ऊपर, तो a से b मॉड ऑफ एफ एक्स जी एक्स डी एक्स जो होगा वो लेस देन और इक्वल टू होगा अंडर रूट ऑफ a से b f² x dx और a से b g² x dx। तो ऐसा कैसे पॉसिबल है, इसको हम प्रूव भी कर सकते हैं। देखो दिस इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, तो इसको अवॉइड भी कर सकते हो आप, इज़ नॉट वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम IIT JEE पॉइंट ऑफ व्यू, काफ़ी इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। बट हम चाहें तो इसको प्रूव कर सकते हैं, और कैसे यूज़ करेंगे, देखो भाई आपके पास दो फंक्शन है एफ एक्स और जी एक्स, तो उनका बोल रहा है मॉड है ना, उनको हम बोल रहे हैं कि अगर स्क्वायर रूट में स्क्वायर फंक्शन के साथ अगर अंदर इंटीग्रेट कर दें तो ये वैल्यू इससे छोटी आ जाएगी, ठीक है। तो इसको हम कैसे प्रूव कर सकते हैं, तो मैंने एक काम कर लिया, मैंने एक फंक्शन एच एक्स मान लिया, ठीक है ना, जो कि मैंने मान लिया एफ एक्स माइनस सम के टाइम्स जी एक्स हो जाएगा, ठीक है। ओके, और लेट्स से इसका स्क्वायर, एक फंक्शन मैंने ऐसे एज्यूम किया, क्यों ऐसा एज्यूम किया उसके पीछे बहुत ही इंपॉर्टेंट रीज़न है। देखो कि कोई रियल नंबर हो, कोई भी रियल नंबर हो, ठीक है, तो एच एक्स जो फंक्शन होगा वो हमेशा पॉजिटिव होगा। अच्छा, तो अगर एच एक्स हमेशा पॉजिटिव होगा तो मैं बोल सकता हूँ इसका इंटीग्रेशन का अगर वैल्यू जो हम बात करें ए से बी में, तो वो एरिया भी हमेशा पॉजिटिव होगा। फंक्शन अगर पॉजिटिव है तो एरिया भी पॉजिटिव होगा। तो हमने कंक्लूड कर दिया कि ए से बी में f² प्लस k² g² माइनस 2kgf विल बी ए पॉजिटिव क्वांटिटी। अब ये अगर मैं देखूँ, है ना, फंक्शन f तो फिक्स है, फंक्शन g तो फिक्स है, और g और f भी फिक्स है। वेरिएबल क्या चीज़ है, k वेरिएबल है। जैसे k डिफरेंट हो जाएगा ये एरिया बदलता जाएगा, एफ एक्स और जी एक्स तो एक गिवन फंक्शन है आपके पास, तो k एक वेरिएबल है। तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि इसको मैं रीराइट कर लूँगा a से b f² विच इज सम कांस्टेंट प्लस k² इज अ कांस्टेंट वैल्यू टेकन आउटसाइड, क्योंकि इंटीग्रेशन तो x के रिस्पेक्ट में हो रहा है, g² माइनस k टेकन आउटसाइड, 2k टेकन आउटसाइड, gf इज अ पॉजिटिव क्वांटिटी। अब ये कुछ पॉजिटिव कांस्टेंट है, ये कुछ पॉजिटिव कांस्टेंट है, ये कुछ पॉजिटिव कांस्टेंट है, तो k में क्वाड्रेटिक है। अब ये क्वाड्रेटिक पॉजिटिव, इसका मतलब क्या, इसका डिस्क्रिमिनेंट लेस देन पॉजिटिव या इक्वल टू 0 भी हो सकता है, तो डिस्क्रिमिनेंट लेस देन और इक्वल टू 0 हो सकता है। तो जब इसका डिस्क्रिमिनेंट लेस देन इक्वल टू 0 हो सकता है, इसका मतलब क्या है, b² माइनस 4ac लेस देन और इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो बेटा क्वाड्रेटिक की तरह ट्रीट करते हैं तो ये a हो जाएगा जो x² का कोएफिशिएंट है, ax² टू ये bx
और ये सी हो जाएगा, तो ये ABC कोएफिशिएंट्स आ गए आपके पास। तो D लेस देन 0 का मतलब है B स्क्वायर माइनस 4AC लेस देन और इक्वल टू 0। व्हाट इज योर B स्क्वायर? B स्क्वायर इज नथिंग बट माइनस 2 टाइम्स इंटीग्रल A से B GF का होल स्क्वायर माइनस 4, A इज नथिंग बट A से B F स्क्वायर और C क्या हो जाएगा? A से B G स्क्वायर, ठीक है ना, ये इंटीग्रेशन में आ गया, 4 से 4 कट गया, नाउ दिस इज लेस देन 0। तो हमने प्रूव कर दिया कि A से B GF का स्क्वायर हो जाएगा, इंटीग्रेशन का स्क्वायर, विच इज़ लेस देन और इक्वल टू A से B F स्क्वायर इंटू A से B G स्क्वायर। अब स्क्वायर रूट हटेगा, यहाँ पे आ जाएगा स्क्वायर रूट, ठीक है। और जब मैं स्क्वायर का स्क्वायर रूट लेता हूँ दोनों साइड, अगर मैंने स्क्वायर रूट ले लिया, भाई फंक्शन पॉजिटिव है तो उसका स्क्वायर रूट भी पॉजिटिव आएगा। अब स्क्वायर का स्क्वायर रूट लोगे आप तो डेफिनेटली यहाँ मॉड आ जाएगा, ठीक है। तो इसके बाद का नेक्स्ट स्टेप यही आ जाएगा, एफ जी का मॉड इज इक्वल टू रूट ऑफ ए से बी एफ स्क्वायर ए से बी जी स्क्वायर। आई थिंक ये प्रूव कर लिया हमने, बट इतना इसका प्रूफ कोई पूछेगा नहीं आपसे, इट्स नॉट दैट इम्पॉर्टेंट, आप नोट कर सकते हो उसको। इसको यूज़ कैसे करेंगे, लेट्स टेक दिस, ठीक है। अब देखो 0 से 1 के बीच में दिस फंक्शन कैन नॉट एक्सीड 15/8 आपको प्रूफ करना है। तो पहले एक चीज़ आप अंडरस्टैंड करो, इसको अलग से आप लिख सकते हो अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स इंटू अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स क्यूब, ठीक है। ये जो भी हम कॉन्सेप्ट यूज़ करते हैं तभी यूज़ होता है जब फंक्शंस को इंटीग्रेट करना पॉसिबल ना हो हमारे लिए, ठीक है। अब मैंने आपको क्या बताया था, ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, कुछ वैल्यू पॉजिटिव है ना भाई, 0 से 1 में फंक्शन की वैल्यू पॉजिटिव है, ठीक है। मॉड लगाएं या ना लगाएं उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट ये फंक्शन 0 से 1 एफ जी इज़ लेस देन और इक्वल टू, क्या बताया गया है आपको, अंडर रूट ऑफ एफ स्क्वायर जी स्क्वायर इंडिविजुअली इंटीग्रेट करे जाएंगे, इंडिविजुअली 0 से 1 एफ स्क्वायर इंटू 0 से 1 जी स्क्वायर। तो मैं बोल सकता हूँ कि इसका जो इंटीग्रल होगा दिस विल बी लेस देन और इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 0 से 1, फंक्शन एफ था अंडर रूट 1 प्लस एक्स, तो ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स डी एक्स इंटू 0 से 1 प्लस एक्स क्यूब इंटू डी एक्स। तो ये क्या हो जाएगा, आप इसको इंटीग्रेट कर सकते हो, एक्स प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा, तो 1 प्लस हाफ हो जाएगा, तो ये हो जाएगा एक्स प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 0 से 1 और इंटू हो जाएगा एक्स प्लस एक्स की पावर 4/4 0 से 1, तो ये हो जाएगा 1 प्लस 1/2 3/2 1 प्लस 1/4 5/4, ये हो जाएगा 15/8 और ये सब रूट के अंदर है बेटा, तो ये आ जाएगा रूट 15/8। तो वही लिखा है कैन नॉट एक्सीड, मतलब मैक्सिमम वैल्यू ये हो सकती है इसकी, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हम डिस्कस करने वाले हैं दैट इज डेफिनेट इंटीग्रेशन एज अ सम ऑफ इन्फिनिट सीरीज, मतलब फाइंडिंग आउट डेफिनेट इंटीग्रल, मतलब इंटीग्रेशन हम निकालेंगे सम ऑफ इन्फिनिट सीरीज की मदद से, ठीक है। इंटीग्रेशन आता ही ऐसे फर्स्ट प्रिंसिपल से, ठीक है ना, फर्स्ट प्रिंसिपल जिसको बोला जाता है फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस, ये फर्स्ट प्रिंसिपल है इंटीग्रल कैलकुलस का। चलिए तो लेट्स अंडरस्टैंड दैट, इसको कैसे हम निकालने वाले हैं। देखो हमने क्या कर दिया, हमने एक कर्व ले लिया और उसमें हमने क्या किया, उसको कर्व को छोटे छोटे रेक्टेंगल्स में ब्रेक कर दिया, ठीक है। छोटे छोटे रेक्टेंगल देख रहे हो ना आप, छोटे छोटे रेक्टेंगल्स में ब्रेक कर दिया। अब इससे हुआ क्या, इससे ये हुआ कि कर्व को हम ट्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं, छोटे छोटे रेक्टेंगल्स में ब्रेक करने से हम कर्व को ट्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये वाला जो एरिया है ना हमेशा छूट जाता है, खाली ये खाली एरिया छूट जाता है, दिख रहा है। तो ये जो एरिया रेक्टेंगल्स का आएगा वो इससे छोटा ही आएगा, अगर आपने फाइनाइट नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स में इसको ब्रेक किया, 50 रेक्टेंगल में काटा, 100 में काटा, 200 में काटा, 300 में कर्व को, ठीक है ना, 100 पार्ट में डिवाइड कर लिया, ठीक है। तो जो एरिया आएगा उन रेक्टेंगल्स को ऐड करके वो कर्व के नीचे के एरिया से तो कम ही होगा। जब आपने रेक्टेंगल कैसे काउंट करे, आपने रेक्टेंगल काउंट करे यहाँ से, दिख रहा है ना, छोटे रेक्टेंगल लिया आपने, फिर ये छोटा रेक्टेंगल लिया आपने, ओके ओके। अब देखो, अब हम क्या बोल रहे हैं, एक पॉइंट शुरुआत का है, मान लो ए पॉइंट है, इसको हमने एन छोटे छोटे पार्टों में तोड़ दिया है, एन छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक किया, तो फर्स्ट पार्ट ए हो गया, फिर दूसरा जो पार्ट बन जाएगा वो बन जाएगा ए प्लस एच, फिर ए प्लस 2h और ये ए प्लस एन माइनस 1h, ठीक है। तो जो बी हो जाएगा लास्ट, जहाँ से फंक्शन डिफाइन है ए से बी में, तो लास्ट को क्या लिखा जा सकता है, ए प्लस एन एच। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, बी को लिखा गया है ए प्लस एन एच, तो बी माइनस ए आपका हो जाएगा एन एच, ओके। तो हर एक टुकड़े की जो विड्थ है, जो एच इसकी जो विड्थ है, हर टुकड़े की विड्थ एच है बेटा, तो वो कितनी है, बी माइनस ए बाई एन, जितने पार्ट्स में उसको ब्रेक कर दिया। नेक्स्ट, अब अगर ए पे फंक्शन की वैल्यू देखेंगे तो एफ ए हो जाएगा। तो अगर कोई मुझसे पूछता है कि सर इसका रेक्टेंगल का एरिया क्या होगा, जो ये एक रेक्टेंगल है, तो फर्स्ट रेक्टेंगल का एरिया होगा, इसका बेस है एच
और इसकी हाइट है एफ ए। नेक्स्ट सर दूसरे रेक्टेंगल का एरिया क्या होगा, जो इसको हम दूसरा रेक्टेंगल हमने बनाया, तो बेटा दूसरा रेक्टेंगल का फिर पिन पॉइंट तो ये है, ये पॉइंट क्या है, फंक्शन की वैल्यू ए प्लस एच पे, तो हो जाएगा एच इंटू एफ ऑफ ए प्लस एच। ऐसे चलते हुए जाएंगे लास्ट रेक्टेंगल तक, जब आप ऐड करेंगे तो यहाँ पे जो फंक्शन की वैल्यू होगी वो क्या होगी, एफ ऑफ ए प्लस एन माइनस वन एच। तो क्या हो जाएगा, एच एफ ऑफ ए प्लस एन माइनस वन एच। तो अगर इन सबको आपने ऐड कर दिया, ठीक है ना, इन सारे एरियाज को आपने ऐड किया, तो क्या किया, एच इंटू एफ ऑफ ए प्लस एच गोज ऑन एफ ऑफ ए प्लस आर एच, एफ ऑफ ए प्लस एन माइनस वन एच। इन सबको जब आपने ऐड किया तो हमने क्या किया, समेशन के फॉर्म में इसको लिख दिया, एच प्लस एच इंटू ए प्लस आर एच। तो हम ये बोलना चाह रहे हैं, ठीक है ना, बिफोर यू राइट नेक्स्ट स्टेप, हम ये बोलना चाह रहे हैं कि एरिया जो रेक्टेंगल की होगी वो डेफिनेटली इंटीग्रेशन से छोटी होगी। अब सर इंटीग्रेशन के बराबर कब होगी बेटा, तो हमने क्या कर लिया, इंटीग्रेशन के बराबर उस केसेस में होगी जब ये बहुत सारे इन्फिनिट छोटे छोटे टुकड़ों में कट हो जाए, बहुत छोटे छोटे टुकड़ों में। तो अगर h हमारा 0 को टेंड कर जाए या n इन्फिनिटी को टेंड कर जाए, मतलब जो पीसेज है वो इन्फिनिट पीसेज हैं और हर पीस की विड्थ जो है वो बहुत छोटी सी विड्थ है, तो उस केसेस में क्या हो जाएगा, ये कर्व बिल्कुल इंटीग्रेशन को ट्रेस करने की कोशिश करेगा, एकदम छोटी छोटी विड्थ वाला, ठीक है ना। तो उस केसेस में मैं बोल सकता हूँ कि ये जो कर्व है मेरे पास, द कर्व दैट आई गेट, जो एरिया मुझे मिलेगा वो इस एरिया अंडर द कर्व ही मिलेगा। ओके, कब, जब बहुत सारे इन्फिनिट पीसेस में होंगे। तो इसीलिए हमने यहाँ पे लिखा कि अगर h इन्फिनिटी को टेंड, h 0 को टेंड कर जाए या n इन्फिनिटी को टेंड कर जाए, तो ये समेशन जो है दैट विल बी सेम एज द इंटीग्रेशन a टू बी एफ एक्स डी एक्स। दिस इज द फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस, ठीक है ना, कन्वर्टिंग द समेशन, गेटिंग द एरिया अंडर द कर्व विद द हेल्प ऑफ समेशन। ओके, नेक्स्ट हम अंडरस्टैंड करते हैं। अब अगर रेक्टेंगल को कंसिडरेशन हम पीछे से करें, मतलब अब जो पीछे वाला जो है ना मैक्सिमम वाला, उसको लिया जाए आगे, तो अगर पीछे वाली वैल्यू को आपने हॉरिजॉन्टली लिया, फिर ध्यान से देखो, पीछे वाली वैल्यू को हॉरिजॉन्टल ले रहे हैं, पहले वाले में क्या कर रहे थे, आगे वाली वैल्यू को हॉरिजॉन्टल ले रहे थे, तो हाइट कम आ रही थी, पीछे वाले से हाइट ज़्यादा आ रही है, तो जो एरिया अब आएगा, अब इस केसेस में क्या हो जाएगा, पहला शुरुआती एफ ऑफ ए प्लस एच से होगा, एच एफ ऑफ ए प्लस एच, एच एफ ऑफ ए प्लस टू एच एंड गोज ऑन टिल एच एफ ऑफ ए प्लस एन एच। तो जो इनके रेक्टेंगल्स का एरिया आएगा वो डेफिनेटली मेरे गिवन एरिया ऑफ द कर्व से ज़्यादा आएगा, ठीक है ना। तो इसीलिए हमने क्या बोला कि अगर अब भी अगर आपने इसको इन्फिनिट टुकड़ों में काट दिया, ठीक है, और हर एक की विड्थ बहुत छोटी होगी 0 के बराबर, तो एरिया वापस इंटीग्रेशन के बराबर हो जाएगा, क्योंकि अब जो वैल्यू ज़्यादा भी आ रही है ना, तो बहुत छोटी ज़्यादा आ जाएगी, बहुत छोटी मतलब जिसको निगलेक्ट कर सकते हैं, तो हम बोल सकते हैं कि हमारा जो वैल्यू है वो कर्व को ही ट्रेस करेगा, इसी, ठीक है। तो इन्फिनिट पे, लेकिन अगर इन्फिनिट नहीं है, आपने गिने चुने टुकड़ों में इसको काटा है, तो इसको इनइक्वालिटी की तरह भी यूज़ कर सकते हैं कि भाई a से भी एफ एक्स डी एक्स जो है ये वैल्यू छोटी होगी अगर a प्लस एच से शुरू करेंगे, ये वैल्यू बड़ी होगी अगर एफ ऑफ ए से शुरू करेंगे हम, ठीक है। किस केसेस में होगा ये भी ध्यान रखना, जब फंक्शन मोनोटोनिकली बढ़ रहा है, जैसे कि ये ग्राफ ये बढ़ रहा है, अगर यही ग्राफ घट रहा होता और आप अगर एफ ऑफ ए से शुरू करते तो फिर आपका रेक्टेंगल बड़े आते, तो ये साइन इनइक्वालिटी की रिवर्स हो जाएगी। रिवर्स इज इफ द फंक्शन इज अ डिक्रीजिंग फंक्शन, और जो फंक्शन नॉन मोनोटोनिक है उसके बारे में तो हम बोल ही नहीं सकते, तो नोट टू लिख लो, तो फर्स्ट नोट आप लिख लो, ठीक है ना। तो इफ द फंक्शन इज अ डिक्रीजिंग फंक्शन तो इनइक्वालिटी विल रिवर्स, तो उस केसेस में आप ये इनइक्वालिटी को फॉलो करोगे, ठीक है, जब फंक्शन एक डिक्रीजिंग फंक्शन होगा, तो बेटा ऐसी इनइक्वालिटी आपके पास आ जाएगी। अब जब इन्फिनिट पीसेस कर रहे हैं तो उस केसेस में तीनों वैल्यूज बराबर ही होंगी और वो इंटीग्रल के बराबर होगी। इज इट क्लियर? बस यही हम एक्सप्लेन करना चाह रहे थे। फर्दर विल बी टेकिंग दिस क्वेश्चन इन द नेक्स्ट क्लास।